देखो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 का पेपर नंबर सेकंड, यानी कि यूनिट नंबर जो 4 है इसमें आपको पढ़ना है पॉल्यूशन। बात करते हैं पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन जो है इसमें इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं, सो डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो एनी डिजायरेबल चेंज of physical and chemical properties of water। अगर वाटर पॉल्यूशन है तो वाटर, एयर, सॉइल अगर है तो सॉइल एंड नॉइस। ठीक है, पॉल्यूशन में आपको जो है इस चैप्टर में वाटर पढ़ना है, एयर पढ़ना है, सॉइल और नॉइस पॉल्यूशन इतना पढ़ना है। तो हम लोग पॉल्यूशन की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो जो उसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अगर वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो चेंजेस आता है, वो चेंजेस की वजह से उसमें एक तो कोई भी जो अमाउंट है, क्लोरीन का अमाउंट बोलो, फास्फोरस का अमाउंट बोलो, पोटेशियम का अमाउंट या फिर किसी भी तरह के अदर पॉल्यूटेंट्स वहां पर अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो उसका इफेक्ट है वो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर में ज्यादा पड़ता है। ठीक है, दैट कैन अफेक्ट टू ह्यूमन लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जिसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर में और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर में। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं कुछ चीज खाने से। ठीक है ना, जैसे अगर कहीं पर आप लोगों ने ज्यादा दवाइयों के छिड़काव कर दिए, ऐसी कंडीशन में वहां पर अगर कोई गाय वगैरह चले गई तो वो अगर खा ली तो वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसको कहा जाता है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन जो है कॉज करने वाले जो एजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट दैट मींस कि दिस सब्सटेंस कॉज द पॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन को कॉज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पॉल्यूटेंट कहा जाता है। ये जो पॉल्यूटेंट है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली इसको जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक नॉन डिग्रेडेबल और दूसरा डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स कि डू नॉट डिग्रेड। ठीक है, ये जो रहते हैं ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये जो रहते हैं बहुत ज्यादा स्लोली डिग्रेड होते हैं या फिर होते ही नहीं। और लास्ट टाइम तक प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। बहुत ज्यादा टाइम तक क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जैसे कि डीडीटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो रहते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसके अलावा जो रहते हैं कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें एल्युमिनियम कैंस आता है। इसके अलावा जो है मर्क्यूरिक साल्ट, एक्स्ट्रा।
फिर बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो रहते हैं ये डिग्रेड होते हैं, डिग्रेड इनटू द इन्वायरमेंट, और ये जो रहते हैं ये फ्यू टाइम्स के लिए होते हैं। थोड़े टाइम के लिए क्या होते हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ठीक है ना, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, काउ डंग, गोबर वगैरह जैसे हो गया, ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए इन्वायरमेंट में रहेगा और फिर क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें जैसे गार्बेज हो गया, और गार्बेज में जैसे कि सब्जी वगैरह का जो वेस्ट रहता है ये क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं और फिर डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन में इतनी सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। जो पॉल्यूटेंट रहते हैं वो पॉल्यूशन कॉज कर दे, दो टाइप के बताया मैंने आपको। इसके बाद में जो है वन बाय वन एक एक पॉल्यूशन को आपको पढ़ना है। जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग जो है नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं जो है आपका एयर पॉल्यूशन। सो इसमें पॉल्यूटेंट अगर देखते हैं तो पॉल्यूटेंट में कुछ जो है गैसेस भी आती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पॉल्यूटेंट के अलग अलग नाम है, जिसमें आपके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग गैसेस हो गया, गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अमोनिया, हैलोजन, मेटल में जैसे लीड हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट में जो है बेंजोपायरिन्स हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, साइनाइड कंपाउंड्स हो गए एक्स्ट्रा। फिर एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट में जैसे कि पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, हर्बिसाइड का यूज करते हैं, फंगिसाइड का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ये सारे के सारे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट भी आते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, इथाइलिन हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया एक्स्ट्रा। रेडिएशन पॉल्यूटेंट आता है जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव रेस होती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट का नाम सुना है, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रेज जो है सनलाइट से अगर डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स पर आती तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, वनस्पति नष्ट होती है, वनस्पति में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अभी जो है आपका मेन टॉपिक वो है एयर पॉल्यूशन, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो एयर पॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन में हर एयर का, या फिर हम लोग एयर में बात करते हैं तो जितनी भी एयर में गैसेस प्रेजेंट होती है उन गैसेस का एक डेफिनेट अमाउंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो रहता है डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है 78%, फिर ऑक्सीजन जो रहता है 21% रहता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है 1% रहता है, फिर अदर गैसेस जो रहती है वो अलग अलग स्मॉल ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है। लेकिन यहीं पर अगर जो अदर गैसेस है उनका अमाउंट इन्वायरमेंट में बढ़ गया, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये जो कुछ गैसेस रहती है जो वेरी वेरी हार्मफुल गैसेस होती है, जो इन्वायरमेंट में एयर को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेट करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं आपका जो सराउंडिंग है एयर का कवर, वो लगभग 1.5 किलोमीटर जो है वो ज्यादा फैला हुआ है। अर्थ सरफेस से जो है 1.5 किलोमीटर तक एयर का जो है कवर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसमें अलग अलग गैसेस जो रहती है यूजफुल गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये एक डेफिनेट अमाउंट में क्या होती पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी जो रहती है कुछ गैसेस और भी प्रेजेंट होती है जिनका भी क्या होता है फिक्स रेशो होता है, जैसे कि ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, मीथेन हो गया, ये जो है इनका एक डेफिनेट अमाउंट होता है। लेकिन यही गैसेस क्या हो जाए, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है इन्वायरमेंट में बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं इसके एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन की, डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, so the presence of material in the air in such concentration which are harmful to man and his environment is known as a air pollution, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं
WHO के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें एयर पॉल्यूशन की, द presence of material in the air in such concentration which are harmful to man and his environment. That means कि अगर जो भी एयर में प्रेजेंट मटेरियल्स है उन मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल अगर साबित हो रहा है या फिर इन्वायरमेंट में अदर ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हार्मफुल साबित हो रहा है तो उसको एयर पॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि एयर में प्रेजेंट जो भी मटेरियल्स हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है और उससे जो साइड एडवर्सरी इफेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर में होता है या अदर इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिज्म पर होता है तो उसको एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। और जैसा इसके पहले हम लोगों ने पॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़े थे उसके बेसिस पे अगर देखें तो आप इसमें और एक बता सकते हैं, एनी डिजायरेबल चेंजेस in air and that adversely affected to human being and other organism in the environment। ठीक है, सो एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, जो भी एयर का कंपोजिशन रहता है उसमें अगर डिजायरेबल चेंजेस होता है, डिजायरेबल चेंजेस दैट मींस कि उसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है तो उससे जो एयर पॉल्यूटेड होती है उसे क्या बोला जाएगा, एयर पॉल्यूशन। ओके, सो एयर पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है तो इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, फ्लो डायग्राम। ये एयर है, इसमें एयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के जो है पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, ठीक है, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो है NO2 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, इसके अलावा अल्डिहाइड हो गया, इसके अलावा आयोनाइजेशन रेडिएशन हो गया, रेडिएशन, इसके अलावा स्मोक हो गया, धुआं जिसको बोला जाता है जैसे धूम्रपान करते हैं या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया। ठीक है, ओजोन, ओजोन भी अमाउंट में अगर बढ़ता है उससे प्रॉब्लम, आर्सेनिक, क्लोरीन्स, ये डायग्राम आपको वहां से बना हुआ है, इसके अलावा H2S, इसके अलावा NH3, इतने टाइप के जो है टोटली ये एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जो एयर को पॉल्यूटेट करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो है इसके सोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जिससे एयर पॉल्यूटेड हो सकती है या फिर जो एयर को पॉल्यूटेट करने वाली जो गैसेस है वो वहां से आती है या फिर निकलती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसके सोर्स में, पहला आप लोग जानते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, इंडस्ट्री दैट मींस कि आप लोग देखते हैं इंडस्ट्री जो है पूरी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, जहां तहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहती है। इंडस्ट्री में कोल को या फिर पेट्रोलियम सब्सटेंस को जलाया जाता है, उनके जलाने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 गैस जो होते हैं ये निकलते हैं। ठीक है ना, आप लोग इंडस्ट्री में देखते हैं चिमनीज होते हैं, ठीक है ना, जो चिमनी लगी हुई रहती है हाइट पे, उस चिमनी में से क्या होता है, जो स्मोक निकलता है, ठीक है ना, वो जो स्मोक रहता है उस स्मोक में CO2, SO2, NO2,
H2S, ठीक है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक्स्ट्रा, ये सारी क्या होती है गैसेस वहां से निकलती है। ये सारी गैसेस जो रहेंगी ये इन्वायरमेंट में क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो इसको जो रहता है ये गैसेस कैसा निकलती है, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम सब्सटेंस, पेट्रोलियम सब्सटेंस जैसे कि आप लोग पेट्रोल देखते हैं, डीजल देखते हैं, ठीक है ना, केरोसिन देखते हैं, इनको जलाते हैं, जलाने से क्या होता है यहाँ पर गैसेस निकलती है। दूसरा हम लोग जो है मेन कारण जानते हैं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल दैट मींस कि जितने भी आप लोग फोर व्हीलर्स देखते हैं, ट्रक देखते हैं, बसेस देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से भी जो रहता है जब ये चलते हैं, वाहन चलते हैं और वाहन चलते टाइम में जो धुआं निकलता है, ठीक है ना, तो वहां से भी क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट करने वाली गैसेस क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना। रिलीज टू द CO2, CO, SO2, MO, सॉरी CO, ठीक है, H2S, extra gases are released after transport और इसके अलावा मतलब कि जैसे लॉन्ग जर्नीज रहती हैं, ठीक है ना, जर्नीज में लॉन्ग जर्नीज में जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, जो डीजल वाली ट्रेन होती है उस डीजल वाली ट्रेन से भी क्या होता है, जो स्मोक निकलता है उसमें सारी गैसेस होती है और ये सारी गैसेस जो है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसके अलावा इसमें कुछ जो रहते हैं हेवी मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेवी मेटल्स, हैवी मेटल में जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है ना, लीड हो गया, पीबी, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये जो हेवी मेटल रहते हैं ये भी क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड में हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सरे हो गया, ठीक है, एक्सरे जो रहती है ये भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसके बाद में कुछ गामा रेसेस होती है, इसके अलावा कुछ बीटा रेसेस होती है और मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट गैसेस है, रे है, वो है अल्ट्रावायलेट। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेस रहती है ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो ये जो रहता है जैसे कि कुछ एटॉमिक वेपन्स होते हैं, कुछ एटॉमिक एक्सप्लोजन्स होते हैं, ठीक है ना, परमाणु भट्टियां वगैरह जो रहती है, तो वहां पर जो गैसेस निकलती है, जो रे निकलती है उनमें एक्सरे, गामा रे, बीटा रेस होती है जो एयर को पॉल्यूटेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नंबर 4, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो है कुछ एलिमेंट जो रहते हैं एयर में आकर के पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया 40 to 160 डेज तक होता है, सीजियम हो गया 137 to 80 डेज होता है, स्ट्रोंटियम हो गया, यूरेनियम हो गया। तो जनरली जो है इसमें स्ट्रोंटियम और यूरेनियम ये जो रहते हैं ये दोनों ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये the radioactive substance are reduced isotope are added to environment, either fallout of the nuclear test or the waste from the nuclear power reactor। जितने ये कहां से निकलते हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से। जिसको हम लोग जहां पर परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जहां न्यूक्लियर एटम बनाए जाते हैं, तो वहां पर ये जो है गैसेस वहां से निकलते रहती है। जब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल बॉडीज को, प्लांट बॉडीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है बायोसाइड, बायोसाइड्स या फिर इसी को बोलते हैं पेस्टिसाइड।
दैट मीन्स कि आप लोग देखते हैं खेतों में कई बार क्या होता है, बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, ग्रासहोपर वगैरह बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं, कुछ इल्लियां वगैरह लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है उन जो भी बीमारियां लगती है उसके लिए आप अलग से मार्केट से दवाइयां लाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। तो वो जो रहता है वो छिड़काव करने के बाद में क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में काफी दिनों तक रहता है और इसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल्स रहते हैं वो एयर में आ जाते हैं और वो जो एयर रहती है फिर वो पॉल्यूटेड हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें आप लोग यूज करते हैं जीजीटी हो गया, इसके अलावा जो है बीएचसी हो गया, ठीक है, इल्डरिन हो गया, इसके अलावा जो है डाइल्डरिन हो गया, इसके अलावा आप लोग जो है टॉक्सोफेन हो गया एक्स्ट्रा। तो ये जो चीजें आप लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो रहती है इन्वायरमेंट में क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसके बाद में आता है स्मोक एंड ग्रीड। स्मोक मतलब कि जितनी भी फैक्ट्रीज है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स है, स्टील प्लांट है, ऑयल रिफिनीज है, यहाँ से जो रहता है स्मोक और ग्रीड क्या होता है, निकल करके आता है। इसमें जो है ग्रीड जब या फिर स्मोक जब निकलता है, यानी कि जो धुआं निकलता है कंपनियों का, उसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, दैट कंटेन CO2, SO2, CO, NO2, etc. gases after burning of coal or the petroleum substance, ठीक है ना। तो जितनी भी फैक्ट्रीज है आपके पास में, जैसे कि स्टील प्लांट हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गया, या फिर अदर जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं जहां से स्मोक निकलता है, ग्रीड निकलता है, उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। और जो ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन में जब निकलना शुरू करती है तो इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। कब होता है, जब ये इसमें क्या करते हैं, किस कोयले को, ठीक है ना, जैसे आप लोग अदानी पावर प्लांट देखते हैं, वहां पे बहुत सारा कोयला जलाया जाता है और वहां से जो धुआं निकलता है, ठीक है ना, स्मोक निकलता है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसके बाद में फोटोकेमिकल स्मोक है। फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं, सो मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग, ठीक है ना, स्मोक एंड फोग मिक्स्ड एंड फॉर्म स्मोक, ठीक है। धुआं और हल्का जलता हुआ जो ये रहता है कॉम्बिनेशन, उसको बोला जाता है स्मोक। इट कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल। ये किससे बनता है, जैसे आप लोग देखते हैं जब धुआं जलता है तो कई बार ऐसी आग लेकर के धुआं जलता है, ऐसा काले कलर का धुआं रहता है और उसमें बीच में आग रहती है, उसको बोला जाता है स्मोक। जिसमें इसमें भी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो कंस्टिट्यूशन होते हैं वो रहता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसका जो मेन कंटेंट रहता है स्मोक का वो रहता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। तो इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा जो रहता है हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ये भी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर इसमें बायोलॉजिकल एयर पॉल्यूटेंट है। बायोलॉजिकल एयर पॉल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी एयर को पॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि अगर जहां पर बहुत सारा कचरा वगैरह फैला हुआ है, ठीक है ना, गंदगी फैली हुई है, कुछ सड़ी हुई चीजें हैं वहां पर, तो वहां पर जो एयर रहेगी उस एयर में वहां से सड़े हुए मटेरियल में से या फिर उस गंदगी में से बहुत सारे वेरियस टाइप के हार्मफुल बैक्टीरिया रिलीज होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ फंजाई प्रेजेंस होती है
जो क्या होती है एयर के साथ में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फैल जाती है, क्योंकि ये अगर ये जो रहते हैं काफी ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं तो एयर में इजीली ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और एयर जब से हवा चलती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो एक प्लेस से उठ करके दूसरे प्लेस में इजीली चले जाते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो फ्रेश ह्यूमन बींग्स होता है या फिर जो प्लांट्स है, तो वहां पर क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, उनकी वजह से जो है वेरियस टाइप की डिसीज होगी। ठीक है, इसके बाद में डस्ट होता है, तो डस्ट जो रहता है वो आप लोग देखते हैं जैसे कि वाइट हवा चलती है, ठीक है ना, या फिर जो आपके वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ऑटोमोबाइल्स होता है, उनके चलने से क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एयर में फैलते हैं। तो जो डस्ट है वो भी एयर पॉल्यूशन में एक अहम भूमिका रहती है उसकी। फिर इसके बाद में फ्रियोन्स आता है, फ्रियोन्स जो इसको आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर में पाया जाता है, तो वो भी जो रहता है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। फिर इसके बाद में आता है एरोसोल। एरोसोल जो रहता है ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारे एयर को पॉल्यूटेट करते हैं, यानी कि पूरे हो गए एयर पॉल्यूटेड। अब हम लोग बात करते हैं इसका इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला इफेक्ट जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ओजोन की। तो ओजोन जो रहता है, ओजोन क्या करता है, जो सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और विजिबल लाइट को आपके एनवायरनमेंट में भेजता है। तो यहाँ पर जो ओजोन रहेगा वो ओजोन क्या होता है, उस ओजोन में एयर पॉल्यूशन होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ओजोन में भी क्या होने लगे हैं, होल होने लगे हैं। तो ओजोन लेयर भी यहां से क्या होने लगी है, कम होने लगी है। फिर हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोग जो पॉल्यूटेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें ओजोन अगर देखें तो बुक के अकॉर्डिंग इनहेलिंग ऑफ ओजोन कॉज द ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, नोज एंड थ्रोट। यानी कि ओजोन का अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा ये बढ़ जाता है कॉन्सेंट्रेशन, तब आपको जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस होगी, नोज और थ्रोट में ड्राइनेस होगी, यानी कि आपको जो है सर्दी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सूखी खांसी आएंगी। It changes visible acuity, cause the headache, pulmonary congestion, and the edema extra. It produces the chromosomal aberration. It causes the accumulation of the fluid and the lungs damage. फिर जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है एक अहम भूमिका निभाता है, जो एयर को पॉल्यूशन ज्यादा टाइम तक कर सकता है। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट सिंस द ऑजरलेस दैट इट इज 200 टाइम ग्रेटर एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू द O2। मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड करने की बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये आपके बॉडी के अंदर में आती है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो इससे बहुत जल्दी बाइंड हो जाता है। देयरफॉर ऑन इंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम it replaces oxygen from oxyhemoglobin and itself the combine with it form the carboxyhemoglobin. It reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin and increase the concentration of carbon dioxide in the blood. This cause headache, dazing, pleasing before the eyes, rending of ear, nausea, vomiting, etc. इससे क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, मतलब जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रहता है तो आप लोग नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन अगर क्या होता है उस ऑक्सीजन की जगह अगर क्या आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएंगी और वहां पर जो है क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, जिससे आपके अंदर में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम लोग बात करते हैं डस्ट पार्टिकल की, तो डस्ट पार्टिकल में ये क्या होगा, सीधे डायरेक्टली एयर में अगर ज्यादा डस्ट पार्टिकल है तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्या होगा, अंदर में जाएगा, तो वो जो रहेगा आपके लंग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रहता है ये पंचेट ऑर्डर का होता है, ये इनहेलेशन कॉज द आई इरिटेशन, आंखों में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, पल्मोनरी जो कंजेशन है उसमें क्रिएट करेगा, उडीमा होगा, ब्रोंचाइटिस होगा, मतलब कि इसमें भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा वो अफेक्टेड होगा। फिर बात करते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड जो रहेगा ये भी पंचेट ऑर्डर का होता है, ये इरिटिंग गैस होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इरिटेट करती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है ये कफ
और चॉकिंग, मतलब कि कफ लाती है और आपका जो गला रहता है, नाक रहता है, उसको चोक कर देती है, ठीक है ना। इंक्रीज द एक्सपोजर इरिटेट डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द वेजाइना, डिक्रीज द रेजिस्टेंट एंड इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी टू डिफरेंट डिसीज, ठीक है ना। ये जो रहता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में और वेजाइनल ट्रैक में क्या होता है, बहुत सारे डिसीज कॉज करने के लिए भी मदद करता है। सो इस तरह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फिर जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, ये जो रहता है हेडेक कॉज करता है, कॉन्जिक्यूटिव कॉज करता है, स्लीपनेस यानी कि काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी, आंखों में दर्द होगा, इरिटेशन रहेगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है। फिर फॉर्मल्डिहाइड है, ये जो रहता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आइस, यानी कि आपके जो आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, साथ में नोज और थ्रोट में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करने में मदद करता है। फ्लोरोसिस होता है, बोन फ्लोरोसिस ऑफ बोन, और साथ में क्या रहता है, मोटलिंग ऑफ टीथ, यानी कि जो दांत रहते हैं उनको भी कमजोर कर देता है। कार्सिनोजेनिक मटेरियल, कुछ जो रहते हैं कार्सिनोजेनिक मटेरियल रहता है जो कैंसर्स कॉज करने में मदद करते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जनरली कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है ना। कई बार आप लोगों ने सुना है कि जो लोग मतलब गुटखा बीड़ी सिगरेट वगैरह जो है नहीं खाते हैं पीते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको भी कैंसर हो जाता है। उसका रीजन क्या रहता है कि जैसे गाड़ियों से निकलने वाला अगर कोई धुआं है, आप किसी गाड़ी के पीछे में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें से धुआं आ रहा है, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा और उसमें अगर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो उससे आपको भी कैंसर हो सकता है। फिर इसके बाद में जैसे लीड हो गया, ये आपके जो है ब्रेन को, किडनी को, लीवर को डैमेज कर सकता है। मैग्नीशियम हो गया, इससे निमोनिया कॉज्ड होता है। मर्क्यूरी हो गया, इससे जो है आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है उस पर इफेक्ट होता है। कैडमियम हो गया, इससे भी ये रेस्पिरेटरी पॉइजन कहलाता है। निकिल हो गया, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डर्माटिस या फिर कैंसर ऑफ लंग्स क्रिएट करता है। जिंक जो हो गया, ये भी इसका अलग अलग इफेक्ट होता है, जैसे कि कोरोसिव इफेक्ट ऑन द स्किन, कॉज द इरिटेशन एंड द डैमेज ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। आर्सेनिक, ये भी जो रहता है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है जो कैंसर कॉज करने में मदद करता है। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट जो रहते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट ये आपके बॉडी के अंदर में म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, जिससे आपकी जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी कि आपकी जो आने वाली जनरेशन रहती है उसमें म्यूटेशन कॉज होकर के वो जो है उनके बॉडी में कोई भी डिसफंक्शनिंग आ सकती है। चेंज ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेट का चेंजेस, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कभी भी बारिश आ रही है, ठीक है ना, कभी भी गर्म लगता है, कभी भी ठंडा लगता है। क्लाइमेट में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया। उसका रीजन क्या है, एयर पॉल्यूशन। फिर ग्रोथ अल्टरनेशन है, ग्रोथ अल्टरनेशन में जैसे हम लोग बात करते हैं जो प्लांट्स आपको प्रॉपर ग्रोथ हो रही थी, प्लांट्स में से जो प्रॉपर टाइम में फ्रूट मिल रहा था तो वो नहीं मिल पाता। फिर क्लोरोसिस हो गया, ठीक है ना, जैसे इसमें आता है रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल ऑफ लीव, मतलब कि इसका रीजन क्या हो गया, एयर पॉल्यूटेड होने की वजह से प्रॉपर जो है वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं बन पाते, वो रिड्यूस होने लगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जैसे हम लोग बात कर रहे थे ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसमें नेक्स्ट भी है ग्लोबल वार्मिंग, दैट मीन्स कि ओवर हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, ओवर मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर अर्थ का होना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा है। इसका रीजन क्या है, जो इन्वायरमेंट में गैसेस है उनका अमाउंट बढ़ने लगा है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, और गर्मी के बढ़ने से क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स पर आइस जो रहती है वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। डेथ है, डेथ में अगर क्या हो जाता है, कुछ एयर में ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट अगर है और वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो इससे भी डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक भोपाल में केस हुआ था, ठीक है, 2 दिसंबर 1984 में केस हुआ था, जिसमें लगभग जो है 3000 आदमियों की डेथ हो चुकी थी और लगभग जो है 5000 लोग पैरालाइज हुए थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो थी वो गैस हाइड्रोजन मिथाइल आइसोसाइनाइड जी थी, वो रिलीज हुई थी, मतलब कंपनी में उसका प्रोडक्शन चल रहा था और किसी वर्कर्स की गलतियों की वजह से वो रिलीज हो गई थी, तो वो जब इन्वायरमेंट में फैली तो उससे लगभग 3000 लोग मर चुके थे और 5000 लोगों को लगभग पैरालिसिस हो गया था।
एसिड रेन दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट में जो SO2 है और NO2 जो रहता है उसका लेवल बढ़ने से क्या होता है, जब बादल तैयार होते हैं तो जो SO2 और NO2 रहता है वो वहाँ के बादल में जो वाटर है यानी कि जो गैसेस फॉर्म में रहता है उसके साथ में रिएक्शन कर लेती है और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड का है फॉर्मेशन कर लेती है, और वो जो एसिड बनता है वो एसिड क्या हो जाता है, रेन के साथ में अर्थ पर आता है, तो वो जो रेन रहता है उसको आप एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, फिर डिप्लेशन भी है ऑफ ओजोन अम्ब्रेला, मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर 1 पे। फिर आता है इसमें नेक्रोसिस में क्या होता है कि ब्रेकबोन ऑफ सेल इज कॉल्ड इज द नेक्रोसिस। आपकी बॉडी में जो सेल्स होती है वो क्या होती है, ब्रेक्ड होती है, किसके थ्रू, बाय द SO2 और NO2 के थ्रू, और साथ में ओजोन और फ्लोराइड्स के थ्रू भी। क्रॉप लॉसेस यानी कि जो इन्वायरमेंट में क्रॉप प्रेजेंट होती है, एग्रीकल्चर में जो आप लोग खेती लगाते हैं उसमें भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जैसे हम लोग बात करते हैं 1 by 1, नोजिया हो गया, ठीक है, फिर उमेटिंग हो गया, फिर जॉइंडिस हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कफिंग हो गया, हेडेक हो गया, कैंसर हो गया, म्यूटेशन हो गया, जो मैंने आपको हर एक पॉल्यूटेंट के साथ में आपको बताया, कार्डियक डिसीज हो गया, ठीक है ना, इसमें हार्ट की डिसीज होती है, निमोनिया हो गया। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन की। तो कंट्रोल एयर ऑफ पॉल्यूशन तो आप लोग देखेंगे जो आप लोग बर्निंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना, कोल या फिर पेट्रोलियम सब्सटेंस का, उसका यूज जो है आप लोग कम करें, नेचुरल गैसेस का यूज ज़्यादा करें, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो है प्रॉपर तरीके से स्मोक हो गया या फिर जितने भी आपके पॉल्यूटेंट करने वाले जो सब्सटेंस है उनका डिस्ट्रॉयमेंट जो है प्रॉपर तरीके से करें। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे जो है जनरल वे में आप लोग अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन को, ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं। जैसे इसमें एसिड रेन की अगर हम लोग बात करते हैं, एसिड रेन जो नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर के लिए कई बार आपको आ जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे क्या होते हैं पानी के बादल तैयार होते हैं उस टाइम में क्या होता है कि जो एयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस क्या करती हैं, उस वाटर के साथ में रिएक्शन करती है और वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको मालूम है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर, इससे क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर, इससे क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड। सो ये जो एसिड है ये एसिड उस वाटर के साथ में फिर क्या होते हैं, अर्थ पर आते हैं, और अर्थ पर आने पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसका इफेक्ट लिखा हुआ है, इसमें जनरली क्या होता है, the acid rain falling on the earth and the leach aluminum, the dissolved aluminum is washed into the pond, aluminum clogs gills, prevent the respiration and cause the death of the fishes। जो इसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, गिल्स में फंस जाता है और वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, तो जो पानी में प्रेजेंट जितने भी एनिमल है जैसे कि फिशेस हो गया, मेढक हो गया, ये सारे क्या होते हैं, डेथ होते हैं। इसके अलावा जो एसिड है वो अगर हम हमारी डायरेक्टली बॉडी पर आती है या फिर प्लांट्स बॉडी के ऊपर में आती है तो हमको क्या कर देंगी, वो डैमेज कर देंगी, प्लांट्स की पत्तियों को डैमेज कर देंगी, रूट्स को, पूरे पौधे को ही क्या कर देंगी, डैमेज कर देगी, जिससे पूरी आपकी जो फसल है, क्रॉप है, वो सारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। फिर इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन में क्या बताया मैंने आपको कि जो गैसेस है ये गैसेस क्या करती है, जो आपके जो सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस रहती है, ओजोन उसको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, और फ्रेश जो विजिबल लाइट रहती है उसको अर्थ में भेजती है। लेकिन एयर में जो पॉल्यूशन बढ़ने लगा है उससे क्या होने लगा है, जो ओजोन है उसमें होल आने लगे हैं, जिससे क्या होता है कि सनलाइट से आने वाली जो रेसेस है वो डायरेक्टली क्या होती है, जमीन पर आने लगी है। उस रेस के आने से बहुत सारी जगह पर क्या होता है, म्यूटेशन होता है, कुछ प्लांट में म्यूटेशन होता है और कुछ जो रहता है वो एनिमल में म्यूटेशन होता है, जिससे कैंसर्स भी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर इसकी नेचुरल प्रोसेस है कि ये किस तरह से बनता है। तो आपको मालूम है कि जो ओजोन रहता है वो O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के अगर 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उससे O3 बनेगा और उससे जो है ओजोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है O2 प्लस O, दैट इज अ ओजोन। तो ये जो ओजोन रहता है ये ऑटोमेटिकली बनता है और ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होता है। ये नेचुरल प्रोसेस के तरीके से होता है। जैसे आप लोग देखते हैं प्लांट्स जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो वो जो ऑक्सीजन रहता है अगर ज़्यादा प्लांट्स आप लगाते हैं तो ओजोन क्या होगा, उतने अमाउंट में बढ़ेगा इन्वायरमेंट में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे मैन मेड प्रोसेस भी लिखी हुई है।
फिर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन है, तो कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन में हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो नाइट्रोजन गैसेस है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, वैसी सल्फर गैस जो रहती है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर साथ में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहते हैं, जो रेफ्रिजरेटर में आजकल क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, तो हर जगह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है। तो ये जो रहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, और साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन को डिप्लेट करने का काम करते हैं, ऑटोलाइसिस करते हैं और उसको डिप्लेट कर देते हैं, जिससे ओजोन क्या हो गई, डिप्लेट हो गई। इसमें फिर आता है नेक्स्ट ओजोन होल। ओजोन होल दैट मीन्स कि जो ओजोन जहां से क्या हो जाती है, डिप्लेट हो जाती है, यानी कि ओजोन जहां से खत्म हो जाती है वहां पर बड़ा होल बन जाता है, उस होल को क्या बोलते हैं, ओजोन होल, ठीक है। इसके बाद में इसका हार्मफुल इफेक्ट है। हार्मफुल इफेक्ट, जो हार्मफुल इफेक्ट में आप लोग देखेंगे कि जहां से ओजोन में होल हो गया, तो होल होने पर क्या होगा, डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट रेस है, ठीक है ना, यूवी रेस जो है वो डायरेक्टली अर्थ पर आएंगी, और अर्थ में नीचे में कोई भी प्लांट्स या फिर कोई भी एनिमल रहेंगे तो उनको डायरेक्टली क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी, जिससे स्किन का कैंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास में डिसीज लिखे हुए हैं। इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर, सेल डेथ होंगी, सन बर्नर डिसीज होंगी, डीएनए ब्रेकेज हो जाएगा, ल्यूकेमिया होगा, दैट इज अ ब्लड कैंसर होगा, लंग एडीमिया होगा, लंग हीमोरेज होगा, ब्रोंचाइटिस होंगी, डेथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, रिडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन ऑफ इज इंक्रीज, प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पैंटेनिक फैट, फाइब्रिस आर द डैमेज। जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे उनमें इतने सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं तो कंट्रोल में आपको पहले ही क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। पॉल्यूशन कम करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट कम होगा इन्वायरमेंट में, तो आपकी जो ओजोन रहेगी वो इजीली क्या होंगी, सेफ होंगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहेगा उसको भी आपको बैंड करना है, ठीक है ना, मतलब कि ज्यादा रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करना है। इसमें फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट आपका जो गर्म रहता है उसका मेन रीजन रहता है कि अर्थ सरफेस से कुछ दूरी तक कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोग अभी ठंड के दिनों में ओढ़ करके सोते हैं, तो ओढ़ करके सोने पर क्या होता है, आपके जो एक्सपायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रहती है उसका अमाउंट बढ़ जाता है और वो बाहर नहीं जा पाती गैस। ऐसी कंडीशन में आपको अंदर के अंदर में क्या होता है, गर्म लगना स्टार्ट होता है। वैसे सेम होता है, सनलाइट से आने वाली जो रेसेस रहती है वो रेस क्या होती है, जमीन पर आती है और जमीन पर पड़ने के बाद में वापस जाती है, लेकिन ऊपर की तरफ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कवर होता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कवर होता है उसमें जो है इसके साथ में अलग गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, तो वो जो कवर रहता है वो क्या करता है, उस वापस जाने वाले रेस को ट्रैप कर देता है, जिससे इन्वायरमेंट क्या रहता है, गर्म रहता है। अगर ये गैसेस भी कम हो जाए तो आपका इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। या फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसका अमाउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो उससे भी गर्मी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे वनस्पतियों को नुकसान होगा, एनिमल बींग्स को नुकसान होगा। तो ग्रीन हाउस की इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंक्रीज वार्मिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय द राइज इन CO2 कंटेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि CO2 जो आपके एयर में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जो इन्वायरमेंट है उसको गर्म बना करके रखता है, उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा जो रहता है मीथेन गैस भी रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, वाटर वेपर्स रहता है, जो इन्वायरमेंट को गर्म बना करके रखने में मदद करता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2, ओजोन एक्स्ट्रा, ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है। इसमें जो है CO2 वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है। इसमें जो है सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस, मैंने कि ग्रीन हाउस गैसेस बनाने के लिए कौन कौन से सोर्स लगते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बर्निंग ऑफ प्लांट्स, फॉरेस्ट, प्लास्टिक फोम, रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्लीनिंग ऑफ सॉल्वेंट, एयर कंडीशनर एक्स्ट्रा। इन सारे एयर सोर्स में से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, रिलीज होती है। इसके बेनिफिट अगर बात करते हैं तो बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपके जैसे ठंड के दिन हो गए तो थोड़ी गर्मी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इन्वायरमेंट अगर गर्म रहेगा तो प्लांट की जो ग्रोथ रहेंगी वो भी प्रॉपर तरीके से होंगी, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स में जो रेगुलेशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए वो भी आपको मिलेगा, तो उससे आप लोग जो है इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट,
तो इससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। चेंज ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जो मौसम परिवर्तन है वो अल्टरनेट जो अभी नहीं हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी लग रही है, ठीक है ना। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जैसी ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बढ़ेगी तो जो पोलर पे जो आइस प्रेजेंट है, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जो आइस प्रेजेंट रहता है वो आइस क्या होगा, पिघलेगा, पिघलने से क्या होगा, वाटर में बने, वाटर से क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो जो नियरेस्ट जो शहर है, बस्तियां जो वहाँ बसी हुई है, वो बस्तियों में क्या होगा, पानी आएगा, ठीक है ना। फ्लोडिंग लो लाइनिंग कोस्टल एरियाज, रेनफॉल इज अफेक्टेड, जो रेन रहेगा वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस रहती है, वही ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कई ज्यादा टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज हो जाता है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो गर्मी बढ़ने लग जाती है, और गर्मी के ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, वनस्पति के ऊपर में और एनिमल बींग्स के ऊपर में और जो पोलर पे जो आइस है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो इसके ह्यूमन बींग्स के ऊपर में, प्लांट्स के ऊपर में, इन्वायरमेंट के ऊपर में एडवर्सरी इफेक्ट होता है। इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। सो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके आप लोग जो है अलग अलग इफेक्ट देखते हैं। जो पोलर आइस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, पानी का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। क्लाइमेट अभी आप लोग देख ही रहे क्लाइमेट में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। फिर आता है प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सो प्रिवेंटिव मेजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रिवेंटिव मेजर के लिए आपको जितने भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली जो चीजें हैं, जो एयर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रही है, दैट मीन्स की जो गैसेस बढ़ाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनका अमाउंट आपको कम करना है, क्लोरोफ्लोरो का अमाउंट क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए आपको कम से कम जो है व्हीकल का यूज करना है, ठीक है ना। आपको जो है बर्निंग जो आप लोग फॉरेस्ट वगैरह करते हैं ये सब आपको कम करना होगा। कारखानों का जो निकलने वाला स्मोक वगैरह है उसका प्रॉपर तरीके से लार्ज हाइट के ऊपर में उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि नीचे जो है उसका लेवल ना बढ़े। तो उसके लिए बड़ी बड़ी चिमनियों का यूज करके उसको एकदम ऊपर इन्वायरमेंट में भेजना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन ये 5-5 नंबर के लिए पूछता है, और एयर पॉल्यूशन जो रहता है वो टोटल 10 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर 4.1 खत्म होता है। ओके, थैंक यू।